नमस्कार, रात के 10 बज चुके हैं। वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। और पहली खबर आपको सुपौल से बताएं, जहां भीषण अगलगी में लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। घटना त्रिवेणीगंज के मिर्जवा वार्ड संख्या 11 की बताई जा रही है, जहां देखते ही देखते घर आग की चपेट में आ गए, जिससे लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। और इस भीषण अगलगी में घर और दरवाजे पर खड़ा ट्रैक्टर, बाइक और पंपिंग सेट के साथ ही झुलसने से एक मवेशी की भी मौत हो गई है। पीड़ित के मुताबिक मवेशी के पास अलाव की मुकम्मल व्यवस्था की गई थी और वहीं से निकली एक चिंगारी तबाही की आग में बदल गई। लोगों की सूचना पर जब तक दमकल की टीम मौके पर पहुंचती, तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। अनुमान के मुताबिक 30 से 40 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान हो गया है। नुकसान तो लगभग 40-45 लाख का है। क्या क्या जला है? नया गाड़ी है, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, मशीन वगैरह सब था। घर में जितना सामान रखा हुआ था सब जलकर खत्म हो गया। कैसे आग लगा हुआ, पता जानकारी कुछ मिला? मतलब मवेशी के नजीक धूल था लगा हुआ, धुआं के चलते। अच्छा। तेज बह रहा था, उसी से। और गया के इमामगंज में पोकलेन मशीन से बालू उठाव के विरोध पर हंगामा किया गया। आक्रोशित लोगों ने एक कार और एक झोपड़ी में आग लगा दी, साथ ही पोकलेन मशीन पर पथराव किया। गांव के लोग बेलवार बालू घाट पर पोकलेन मशीन से बालू उठाव का विरोध कर रहे हैं। और आज मोरहर नदी के क्लस्टर सेंटर 27 पर कई गांव के लोग धरने पर बैठे थे और बालू उठाव बंद करने की मांग कर रहे थे। बताया जा रहा है कि बालू घाट पर धरने पर बैठी महिलाओं को ठेकेदार और उनके कर्मचारी भगाने में लगे, जिसके बाद स्थानीय लोग उग्र हो गए और पथराव शुरू कर दिया। साथ ही आगजनी की। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि ठेकेदार के लोगों ने ही झोपड़ी और गाड़ी में आग लगाई है और उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। आज आग लगाया अपने से, अपने से लगा के वही लोग गोली चलाने लगा, सब धमकी देके सबके जनता को भड़काने लगा। देख रहे हैं कि दो बाइक एक कार में आग अपने लगाया है, तो अपने जला रहा है। इससे पहले धमकी भी पड़ा था। हाँ, धमकी भी दे रहा है। क्या धमकी देता था? मारपीट कर रहा है कि सबके धमकी देके गोली बंदूक चला के कि भाग जाएगा जनता। हुई है जो कि इमामगंज और कोठी बॉर्डर पे पड़ता है। और ये बालू के संबंधित विवाद को लेकर जो घटना घटित हुई है, इसमें जो भी असामाजिक तत्व और अपराधकर्मी शामिल है, उनकी गिरफ्तारी के लिए एसएचओ कोठी इमामगंज तथा एसडीपीओ इमामगंज को निर्देशित किया गया। और खबर वैशाली से, जहां पातेपुर में एक हादसे में 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। मंडई जी गांव की है, जहां गड्ढा खोदा गया था जिसमें पानी भरा था और उसी के किनारे से 10 साल का सोहन और 8 साल की बहन अर्चना अपने खेत की ओर लौट रही थी और इसी दौरान बच्ची का पैर फिसल गया, जिसे बचाने के चक्कर में भाई भी गड्ढे में जा गिरा। दोनों बच्चों को डूबते देख कुछ ही दूरी पर खेल रहे बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद लोग बचाव के लिए दौड़ पड़े, लेकिन तब तक दोनों भाई बहन की मौत हो चुकी थी। बस पैर फिसल गया, पैर फिसला तो उसको पकड़ने में इसका भी पैर फिसल गया, दोनों अति डूब गए। कहाँ जा रहा था दोनों? आ रहा था घर की तरफ। कहाँ से आ रहा था घर की तरफ? वो खेत में सर पानी पड़ रहा था, तो वहीं से रिटर्निंग हो रहा था, बस चला गया, उसी साइड से निकला, पैर फिसला, बस गिर गया। और गया में जेडीयू नेता हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस जेडीयू नेता सुनील सिंह की हत्या के आरोप में उसके छोटे भाई की पत्नी सहित 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक जमीन बंटवारे के पुराने विवाद में सुनील सिंह की हत्या कर दी गई थी। शुक्रवार की देर रात जेडीयू जिला उपाध्यक्ष सुनील सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में शामिल बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास लगातार जारी है। ये आपसी जमीनी विवाद को लेकर के कारित हुआ है और इस मामले में अन्य अपराधकर्मी भी शामिल हैं, जिनकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। कितने जमीन को लेकर विवाद हुई वैसे? जो आपस में इन लोग का जमीन का बंटवारा को लेकर के विवाद था, तो वो पूरा उसके बंटवारा को लेकर के ही विवाद।
और अररिया पुलिस ने एक बड़े शराब तस्कर को भागलपुर से गिरफ्तार कर लिया है, जो पश्चिम बंगाल से बिहार के कई जिलों में शराब की सप्लाई करता था। गिरफ्तार शराब माफिया भोगेंद्र राय के खिलाफ अररिया, किशनगंज सहित कई जिलों में 13 मामले दर्ज हैं और सिर्फ अररिया में ही उसके खिलाफ 8 केस दर्ज थे और 3 साल से पुलिस इस शराब माफिया को तलाश रही थी। भोगेंद्र राय पर शराब की सप्लाई के साथ ही पुलिस की टीम पर भी हमले का आरोप है। यह लगातार कई वर्षों से पश्चिम बंगाल में रहकर और शराब का कारोबार कर रहे थे, जिनकी तलाश अररिया पुलिस को विगत 3 वर्षों से थी। ये लगभग अभी जो हमारे पास क्रिमिनल हिस्ट्री इनका है, 13 कांडों का क्रिमिनल हिस्ट्री मेरे पास है और क्रिमिनल हिस्ट्री हम लोग सर्च कर रहे हैं। और इधर बिहार लोक सेवा आयोग ने पीटी परीक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अब मिलती जुलती परीक्षाओं के लिए कंबाइंड प्रिलिमिनरी एग्जाम लेगा और मेरिट लिस्ट अलग अलग बनेगी और रिजल्ट भी अलग होगा। इससे अभ्यर्थियों को कई परीक्षा देने से मुक्ति मिलेगी। बिहार लोक सेवा आयोग इसे 69वीं पीटी परीक्षा से लागू कर देगा। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया कि अब राज्य प्रशासनिक सेवा, सीडीपीओ, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जैसे परीक्षा के लिए एक कॉमन प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी। हालांकि सभी का रिजल्ट अलग अलग होगा। अलग परीक्षाओं के लिए अलग अलग पीटी लेते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट हम अलग अलग करके, जैसे हम लोग कंबाइंड सिविल सर्विसेज के लिए हम जैसे लेते हैं, ये 68 हुआ, 69 होगा। दूसरी तरफ हम सीडीपीओ के लिए भी अलग से पीटी लेते हैं। और भी कुछ परीक्षाएं हैं जिसके लिए हम पीटी लेते हैं, जिसका कि मोर और लेस पेपर सेम है। हम लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का भी लेते हैं, तो उसका एक लॉ का थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन बाकी सब पेपर सेम है। सरकार के साथ हम लोगों ने इस पर विचार विमर्श करके ये तय कर लिया है कि अब साल में एक बार कॉमन पीटी होगा। साल में एक बार कॉमन पीटी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 69th की जो परीक्षा होगी उसी में सम्मिलित हम करेंगे अन्य जो सिमिलर नेचर के जो एग्जाम्स पीटी का हम कराते हैं, जैसे सीडीपीओ का मैंने आपको एक उदाहरण दिया, और भी है, वो सभी का एक ही साथ होगा, परीक्षा एक साथ होगा, पीटी। रिजल्ट अलग अलग होगा, क्योंकि एक ही कैंडिडेट हो सकता है कि वो कंबाइंड सिविल के लिए भी हो और वो इसके लिए एक सीडीपीओ के लिए भी हो। तो रिजल्ट दोनों में अप्लाई कर रहा हो, दोनों के लिए अगर वो एलिजिबल है, दोनों में अप्लाई करेगा, वो टिक लगाएगा दोनों के लिए, तो उसका दोनों के लिए अलग अलग मेरिट लिस्ट बनेगा। और बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने यह भी बताया कि 68वें बीपीएससी के जनरल स्टडीज के पेपर को रीअरेंज किया जा रहा है और इसके अलावा निबंध का पत्र भी होगा, जो जीएस का एक्सटेंशन नहीं होगा, बल्कि इसमें अभ्यर्थियों के लेखन और विश्लेषण की क्षमता की जांच की जाएगी। निबंधन में 100 अंक के 3 सेक्शन होंगे और हर सेक्शन में 4 सवाल होंगे। तीसरा सेक्शन बिहार से जुड़ा होगा, यानी बिहार की लोक संस्कृति, कहावतें और व्यंजन से जुड़े सवाल हो सकते हैं। जीएस पेपर 1 और पेपर 2 जो रहेगा, ये क्वेश्चंस को हम रीअरेंज करेंगे। सिलेबस सब वही है, क्वेश्चंस की संख्या भी करने की उतना ही रहेगी। ऐसे जो है वो कभी भी वो जीएस पेपर का एक्सटेंशन नहीं होगा। मतलब कि वो जीएस की जांच नहीं है। जीएस के लिए तो जीएस 1 और जीएस 2 है ही, जनरल स्टडीज का पेपर है ही। ऐसे जो रहेगा वो आपका राइटिंग स्किल और एनालिटिकल स्किल्स को ही देखेगा। वो आपके जीएस का फिर से परीक्षा नहीं ले रहे हैं होगा। उसमें 3 सेक्शंस रहेंगे, 300 नंबर का है वो, उसमें 3 सेक्शन रहेंगे, 100 नंबर के 3 सेक्शंस रहेंगे। हर सेक्शन में 4-4 क्वेश्चंस रहेंगे। ये उसका फॉर्मेट रहेगा, 4-4 क्वेश्चंस रहेंगे हर। के लिए मेरा मानना है कि उसके लिए आपको ऐसे न्यूट्रल टॉपिक्स दिए जाएंगे जिसमें कि आपके अपनी जो एनालिटिकल स्किल है, विश्लेषण की क्षमता है और आपकी जो लेखनी की जो क्षमता है, उसका ही आपका करना है। आपको कोई उसके लिए विशेष कहीं पढ़ना नहीं है। 4 ऑप्शन रहेंगे हर सेक्शन में और 100 नंबर के रहेंगे। तीसरा सेक्शन जो होगा वो थोड़ा बिहार ओरिएंटेड रहेगा। बिहार राज्य, बिहार से ओरिएंटेड होगा। उसमें कोई जरूरी नहीं है कि वो
और बीपीएससी के नए परीक्षा पैटर्न का छात्रों ने विरोध किया है। छात्रों का कहना है कि इससे उनके लिए मौके कम हो जाएंगे। पेपर अगर होगा तो हो सके उसकी परीक्षा उसमें अच्छी नहीं जाए और वो पास ना करे, तो उसको इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो परीक्षाएं के मौके हैं उसको ज्यादा से ज्यादा मौका मिले। तो इस तरह की चीज अगर वो लाना चाहते हैं, वो ला रहे हैं, तो हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे। और मुजफ्फरपुर में 3 टाइम बम मिलने के बाद प्रशासन हरकत में। इस मामले में जावेद खान, सैफ आलम, मोहम्मद उमेर और शमी खान को हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ के बाद जावेद खान को जेल भेज दिया गया है। आरोपियों से पूछताछ कर पता लगाया जा रहा है कि आखिर टाइम बम लाने का इनका मकसद क्या था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा के ठीक 3 दिन पहले यानी शनिवार को मुजफ्फरपुर में 3 टाइम बम मिलने से शहर में सनसनी फैल गई और सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के तिनकोठिया में टाइम बम मिलने के बाद से अब लगातार एटीएस की टीम और एनआईए की टीम जो है वह जांच कर रही। इस वक्त हम मिठनपुरा थाना कैंपस में आप देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से एटीएस की टीम जो है यहाँ पहुंची हुई है और एनआईए की भी टीम जो है वह जांच कर रही है। एटीएस और एनआईए की टीम ने तुरंत जांच शुरू की। कुछ ही घंटों में 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। बम मिलने के मामले में जिन आरोपियों को सुरक्षा एजेंसियों ने पकड़ा है उनमें जावेद खान, सैफ आलम, मोहम्मद उमेर और शमी खान शामिल है। जो भी फर्दर डेवलपमेंट होगा आप लोगों को बिल्कुल बताएंगे और ऑफिशियली बताएंगे। सर कौन कौन टीम अभी जांच कर रही है यहाँ पे? अभी वो सब डिस्कस नहीं कर सकते। इस मामले में गिरफ्तार जावेद खान पहले भी मादक पदार्थों के केस में जेल जा चुका है, जबकि शमी खान को जांच एजेंसियों ने बुलंदशहर से पकड़ा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश एटीएस की टीम के भी मुजफ्फरपुर आने की संभावना है। बुलंदशहर यूपी के शमी खान का नाम सामने आया है, साथ ही साथ सैफ आलम जिसे पहले ही पुलिस ने उठाया था, उसके बाद एक मोहम्मद उमेर है। इन 3 लोगों को जो है वह उससे पूछताछ लगातार एटीएस की टीम कर रही है। 14 फरवरी को मुजफ्फरपुर में सीएम नीतीश कुमार की सभा प्रस्तावित है। उसके 3 दिन पहले 3 टाइम बम बरामद होने से प्रशासनिक महकमे में बेचैनी बढ़ चुकी है। बड़ी बात यह है कि अभी हाल ही में एनआईए ने चंपारण और मुजफ्फरपुर के बरूराज में पीएफआई कनेक्शन को लेकर छापेमारी की थी। इसी दौरान मुजफ्फरपुर से मिले 3 टाइम बम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल है कि सीएम की यात्रा से पहले टाइम बम का मिलना क्या महज इत्तेफाक है या फिर किसी बड़ी घटना की फिराक में थे अपराधी? बुलंदशहर से क्या करने मुजफ्फरपुर आए थे अपराधी? क्या टाइम बम का है आतंकी कनेक्शन? न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। और 2 दिन पहले यादव गैंग की तरफ से दुकानों पर पोस्टर लगाकर रंगदारी की मांग की गई थी, जिसके बाद दानापुर में यादव गैंग का खौफ लगातार देखा जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन व्यवसायियों का कहना है कि पुराने दौर को वापस नहीं लौटने देंगे। क्या बिहार में लौट रहा रंगदारी राज? ये सवाल यूं ही नहीं है, इसके पीछे है ये तस्वीर। देखिए जरा और पढ़िए इसको। इस पर लिखा है यादव गैंग, अमाउंट 5 लाख और बीच में पिस्टल की फोटो लगी है। तस्वीरें दानापुर खगौल की हैं। 2 दिन पहले यादव गैंग के नाम से खगौल के दुकानदारों के शटर पर यादव गैंग के साथ पिस्टल बनाते हुए 5 लाख लिखा हुआ पोस्टर चिपकाया गया था, जिसके बाद से दुकानदारों को ये डर सताने लगा है कि कहीं ये रंगदारी मांगने का नया तरीका तो नहीं है। ये जो दुकान देख रहे हैं, खास करके इस दुकान में जो है एवरग्रीन दुकान जो है, इसमें जो है पोस्टर चिपकाए गए थे और आसपास में भी जो है पोस्टर चिपके थे, जिसकी वजह से जो है लोग जो है दहशत में। पोस्टर चिपकाए जाने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं व्यवसायी भी एकजुट होने लगे हैं। व्यवसायियों का कहना है कि अब दोबारा हम दहशत का वो दौर नहीं लौटने देंगे। हम लोग जितने भी दुकानदार हैं सारे कमर कसे हुए हैं। अगर किसी भी तरह से वो लोग आना चाहेंगे, हम लोग उसका जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। गाली का जवाब गाली से देंगे, लाठी के जवाब लाठी से देंगे और गोली के जवाब गोली से देंगे। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, दोबारा दौर नहीं लौटने देंगे। दोबारा वो दौर नहीं लौटने वाला है जो 2004 का दौर था, हम लोग लौटने नहीं देंगे। सारे दुकानदार हम लोग संगठित हैं।
खगौल ये वही इलाका है जहां कभी रंगदारी का खुला खेल चला करता था। पोस्टर चिपकाने वाले की मंशा भले ही एक बार फिर दहशत फैलाने भर की ही रही हो, लेकिन लोगों ने कमर कस ली है और इनका कहना है कि 2004 से पहले का दौर वापस नहीं लौटने देंगे। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर के खगौल से अमरजीत की रिपोर्ट। और साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जुट गई है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश कार्यालय में केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की अध्यक्षता में दलित सेना की कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई और बैठक के बाद पशुपति कुमार पारस ने कहा कि बिहार में दलितों पर अत्याचार हो रहा है। आईएएस आईपीएस ऑफिसर को भी टाइटल देकर साइड किया जा रहा है। वहीं भविष्य में चिराग पासवान के साथ आने के सवाल पर कहा कि उनसे 36 का आंकड़ा चल रहा है और चिराग पासवान के साथ कभी कोई भी समझौता नहीं होगा। हुआ कि जब से ये सरकार एनडीए गठबंधन छोड़ करके नीतीश कुमार आरजेडी गठबंधन में गए हैं, तब से दलित समाज पर अत्याचार बढ़ गया। अब उसका उदाहरण आप देखे हुए अरवल में और देखिएगा बेगूसराय में कि दोनों जगह दलित महिला के साथ बलात्कार भी हुआ और उसकी हत्या भी हो गई। फिर आप देखिए होइएगा, आपको कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि बिहार में जितना भी प्रशासनिक पदाधिकारी थे दलित समाज के, आईएएस और आईपीएस जो भी लोग थे, जो अच्छे अच्छे पद पर थे, डीएम थे, एसपी थे, सिविल एसपी थे, चिन्हित करके टाइटल दे करके बिहार सरकार ने उसको पद से हटा दिया। और खबर अररिया से, जहां बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। प्रदीप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री की उदासीनता और लापरवाही के कारण बिहार में केंद्र की कई योजनाएं लंबित पड़ी हुई है, जिसमें पूर्णिया एयरपोर्ट भी शामिल है। पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण में देरी के लिए प्रदीप सिंह ने मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराया है। और मुझे तो आश्चर्य तब लगा जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी कह दिया कि पूर्णिया में एयरपोर्ट नहीं बन रहा है भारत सरकार की लापरवाही से। मैं नीतीश जी से पूछना चाहता हूं, ये जमीन का एनओसी कौन देगा? यह काम बिहार सरकार का है और बिहार सरकार का लापरवाही की वजह से आज तक वह एयरपोर्ट फंसा हुआ है। और खबर दानापुर से, जहां चांदमारी में कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम हुआ, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, पूर्व अध्यक्ष मदन मोहन झा और बिहार कार्यक्रम पदाधिकारी सुबोध कांत सहाय ने लोधीपुर चांदमारी में लोगों से मुलाकात की और राहुल गांधी की चिट्ठी भी सौंपी। इस मौके पर अखिलेश सिंह ने स्थानीय लोगों की समस्याओं पर चर्चा की और समाधान का भरोसा दिलाया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आम जनता कांग्रेस का साथ देगी, तभी बीजेपी का सफाया होगा। सब लोग बीजेपी के खिलाफ हैं। आप इन लोगों से पूछिए ना, कोई भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा ही चाहता है। जिस तरह का महंगाई है, जिस तरह का बेरोजगारी है, लड़का सब पढ़ लिख के बीए पास, एमए पास, अब मैनेजमेंट करके घूम रहा है, नौकरी नहीं है। तो कौन ऐसा सरकार से तो यही उम्मीद रखता है कि बच्चा मेरा पढ़ेगा, नौकरी करेगा, माँ बाप का सेवा करेगा, पैसा लाके घर में देगा, तो और बोझ बना हुआ है परिवार पर ही। ऐसी सरकार को कोई सहन करने को तैयार नहीं है। एक दिन में 600 पद यात्रा होगा और एक महीना में हम पूरे बिहार को लाभ लेंगे, पूरे बिहार को लाभ लेंगे। ये है हमारी तैयारी और हम लोग जैसे लोग हर जिला में जाने का प्रयास करेंगे। 40 जिला में बड़े नेता जितने भी हैं, हमारे एमएलसी है मदन मोहन झा जी, पूर्व अध्यक्ष हैं, और शकील साहब हैं, जितने लोग हैं सब लोग उस पंचायत के पदयात्रा में कोई न कोई जगह शामिल होंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर।